नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ शोभना यादव। आज की बहस है कि क्या सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को खर्चे पानी के लाले पड़ने वाले हैं? क्या 2 दिन उसके 9 खाते फ्रीज होने से लोकतंत्र पर पहाड़ टूट पड़ा है? पिक्चर ऑफ द डे से शुरू करते हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज बिहार पहुंची तो सासाराम में तेजस्वी यादव ने 14 किलोमीटर तक उनकी जीप चलाई। जाहिर है गाड़ी चलती है तो उसमें तेल भी लगता है। आगे आगे नेता, पीछे पीछे काफिला, ऐसे में किसी भी पार्टी का खर्चा और भी बढ़ जाता ही है। ठीक इसी टाइम कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्रेकिंग दी कि इनकम टैक्स ने कांग्रेस के सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं और 2018-19 की 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांग रहा है। माकन ने यह भी कहा कि ये आईटी की नहीं, मोदी की कार्रवाई है। यह भी कहा कि यह हरकत इसलिए हो रही है ताकि कांग्रेस चुनाव लड़ने के लायक ही ना रहे। थोड़ी देर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि मैंने तो पहले ही कहा था अगली बार चुनाव ही नहीं होंगे। फिर राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया कि मोदी जी डरो मत, कुछ भी कर लो, हम लड़ते रहेंगे। ये सब चल ही रहा था कि कांग्रेस के वकील विवेक तनखा आईटी ट्रिब्यूनल से सारे खाते टेम्परेरी खुलवा लाए। वीडियो और ट्वीट से सबको सूचना भी दी गई कि भाई खाते वापस खुल गए हैं। सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस पर 115 करोड़ की टैक्स रिकवरी बाकी है। कांग्रेस कह रही है कि इतने तो पैसे हैं ही नहीं हमारे खातों में, पिछले दिनों ही तो 138 के चंदे से थोड़े बहुत जमा किए हैं। बहरहाल खाते खुलने के बाद भी कांग्रेस के दफ्तर में कार्यकर्ता जमा किए गए और मोदी विरोध के नारे लगाए गए। जोर शोर से कहा गया कि कांग्रेस के 9 खातों को फ्रीज करना लोकतंत्र पर हमला है। आरोप लगाए गए कि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड का बदला कांग्रेस के खातों से ले रही है। लेकिन यहाँ कई सवाल भी हैं। मसलन कांग्रेस के खाते तो परसों 14 तारीख को ही फ्रीज हो गए थे, फिर शोर मचाने में 2 दिन का वक्त क्यों लिया कांग्रेस ने? टाइमिंग का भी सवाल उठ रहा है कि जब उसके वकील आईटी ट्रिब्यूनल में थे तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाने में पार्टी थोड़ी देर रुकी क्यों नहीं? क्या ये कांग्रेस की हर बात पर मोदी का विरोध करने की जिद को जस्टिफाई करता है? प्रधानमंत्री भी आज ही बोले कि कांग्रेस को तो बस मोदी का विरोध करना है, चाहे जैसे भी करना पड़े। थोड़ी देर पहले बीजेपी बोली कि हमारा क्या लेना देना है, कांग्रेस समय से रिटर्न फाइल ना करे तो आयकर के नियम उसके लिए अलग थोड़े ही ना है। 18-19 के आज से 2 हफ्ता पहले अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट जब फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर तालाबंदी हो जाती है, तो ये लोकतंत्र के लिए इससे ज्यादा चिंता और दुख की बात नहीं हो सकती। 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। एक ही एजेंडा है, मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध। जानबूझ के कांग्रेस पार्टी को कमजोर करना, ये इनका सोच है। आप कितना भी कोशिश करिए, आप लोग जो समझ रहे हैं वो होगा नहीं है। आज भी इनका एक ही एजेंडा है, मोदी को गाली दो। Very graciously, the ITAT, after talking to the DR, has said that there will be only a lien on the bank account. There is no restriction on the bank account. You can operate. ये कांग्रेस के अकाउंट के ऊपर तालाबंदी या बेड़ियां नहीं है, ये लोकतंत्र के ऊपर तालाबंदी और बेड़ियां हैं। मोदी विरोध, घोर मोदी विरोध। कांग्रेस पार्टी अपने लिए पैसे की व्यवस्था अच्छी करती है, भ्रष्टाचार भी करती है, हिसाब किताब ठीक से नहीं रखती है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतिहास के सबसे बड़े घोटालों का है।
तो अब दो बातें हैं इस डिबेट में जो कांग्रेस और बीजेपी को साफ करनी है। पहली, बीजेपी को साफ करनी है कि कांग्रेस के आरोप का क्या जवाब है उसके पास कि ये कार्रवाई इनकम टैक्स की नहीं बल्कि बीजेपी की है, और क्या जवाब है इस आरोप का कि ये कांग्रेस और राहुल गांधी का चुनावी खर्चा पानी बंद करने की कोशिश है क्योंकि न्याय जोड़ो यात्रा उधर निकल रही है। और कांग्रेस को जवाब देना है कि उसके पास क्या सबूत है कि यह कार्रवाई इनकम टैक्स की नहीं बल्कि बीजेपी की है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्लेम कर रही है कांग्रेस। ये भी बताएं कि आज जो कुछ उसने किया है और कहा है उसे मोदी विरोध का चुनावी ड्रामा क्यों ना माना जाए। मैं उम्मीद करती हूं कि अपनी अपनी बारी पर सभी मेहमान बोलेंगे। मुझे दिखने लगे हैं सारे मेहमान टू द पॉइंट बोले, विषय से इधर उधर नहीं भटकेंगे आप लोग। और चलिए मैं फटाफट सबका तारुफ करा देती हूं। अतुल पाटिल जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, मेरे साथ मौजूद है। राजीव रंजन जी सचिव है जेडीयू के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विवेक श्रीवास्तव नेता लेफ्ट के हैं। धीरेन्द्र कुमार प्रवक्ता हैं एलजेपी के, और डीके दुबे साहब वरिष्ठ वकील हैं मेरे साथ। मैं अतुल पाटिल जी आपके साथ शुरुआत करूंगी। इनकम टैक्स ने, डिपार्टमेंट ने आपके खाते फ्रीज किए, 2 दिन पहले खाते फ्रीज किए, आप ट्रिब्यूनल में पहुंचे, फिर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर आपने ये अचानक आरोप लगा दिया। 2 घंटे बाद आपको राहत मिल गई। 2 दिन पहले आपने नहीं किया और 2 घंटे आप रुके नहीं, क्या वजह थी? देखिए शोभना जी, पहले तो बीजेपी जिस तरह का हास्यास्पद अपने होशियारी का प्रदर्शन करती है उसको क्या कहे ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात ये पूछा जा रहा है कि 2 दिन पहले क्यों नहीं किया, तो उसकी वजह यह है कि असेसिंग ऑफिसर जो होता है उसे अधिकार नहीं होते हैं उसको कंडोन करने के। ये प्रोसीजरल लैप्स है, ये कोई एक्ट ऑफ क्रिमिनलिटी नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं कि हमको टैक्स भरना नहीं था, हम भागे जा रहे थे, टैक्स लगता ही नहीं है। वैसे तो आप देख लीजिए 13A क्या है, 13B क्या है, इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन, तो टैक्स लगता ही नहीं है। ये ट्रस्ट में जो है एग्जम्पशंस नाम का एक डिपार्टमेंट होता है इनकम टैक्स में, वो सारे इसको देखते हैं। तो रविशंकर प्रसाद जी को थोड़ा सा कोई समझा दें कि टैक्स लगता नहीं, वो कहते हैं कि टैक्स भरते नहीं इनकम टैक्स कांग्रेस, तो उनको पहले समझा दीजिए कि ऐसा टैक्स लगता नहीं है, थोड़ा पढ़ा करे और फिर कोर्ट ने, अतुल जी जब अपील होती है, अतुल जी मैं इसलिए क्योंकि अब आपने सुनिए आधा अधूरा हो जाएगा। ठीक है बोलिए। आधा अधूरा हो जाएगा ना, आधा अधूरा हो जाएगा ना, बोलिए सर बोलिए। तो कंडोनेशन देने का अधिकार आईटीएटी के, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आईटीएटी का, उनके जो कमिश्नर होते हैं उनको कंडोनेशन का अधिकार होता है। और जनरली ये कंडोनेशन हो जाता है। ये कोई कांग्रेस पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, इसलिए कंडोनेशन की बात नहीं। ऐसे हजारों केसेस हुई जो प्रोसीजरल लैप्स होता है। फॉर्म 9, 10, 10AB 3 जो फॉर्म्स होते हैं स्टैट्यूटरी फॉर्म्स, वो कभी कभी ऑडिट रिपोर्ट होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से साइन करना पड़ता है, कभी कभी डिले हो जाता है वो। तो डिले होने के बाद उसको कंडोनेशन देते हैं, उसमें बिलेटेड डिले होता है, एक डिले होता है सितंबर से मार्च तक, फिर मार्च से सितंबर तक, इस तरह के वो कुछ डिलेज है, कुछ टेक्निकल बातें हैं, तो उसमें कंडोनेशन हो जाता है। वो हो जाना चाहिए था, वो हुआ नहीं, और जानबूझकर दबाव डालकर अकाउंट जो है फ्रीज करने के लिए कहा गया। ये कोर्सिव एक्शन है। किसी भी इनकम टैक्स के अधिकारी को आप पूछ लीजिए कि ये हाई हैंडेडनेस नहीं है क्या, ये बदले की भावना से की हुई एक्शन नहीं है क्या, ये किसी के राजनीतिक दबाव की वजह से नहीं हुआ है क्या, ये पूछ लो। सारे झूठ बोल रहे हैं आकर। ठीक है, आपने कहा कि कोर्ट नहीं देना होता है, ट्रस्ट होता है, तमाम आपने नियम का जिक्र किया, तो कोर्ट से आपको फिर आज स्टे क्यों नहीं मिला? क्यों कोर्ट ने कहा कि 115 करोड़ आपको छोड़ने होंगे, उसके बाद ही कोई लेनदारी या देनदारी होगी? कोर्ट ने आपके खाते खोल दिए, लेकिन आपको साथ ही आदेश भी दिया कि 115 करोड़ आपको रखना पड़ेगा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है उसको चाहिए। देखिए कोर्ट के पास ये केस जब अपील में जाएगा, पहले अभी हियरिंग होगा वेडनेसडे ट्यूसडे को, उसके सामने वो रखा जाएगा, कोर्ट के पास जाएगा। इन लीव ऑफ दिया है जो इनकम टैक्स ऑर्डर करती है, तो पहले स्टे देते समय, पहले जो पैसा होता है ट्रेजरी का पैसा जो टैक्स होता है उसके लिए कोर्ट कभी स्टे देता नहीं है जनरली, लेकिन कंडोनेशन के अधिकार जो है कमिश्नर को है, और ये होता है। ये कोई नॉर्म बहुत गहरी प्रोसीजर नहीं है, हजारों केसेस में होता है ये। मैंने जानकारी ली पूरी तरह से, और पूरी तरह जानकारी लेने के बाद आपको बता रहा हूं, ये सोच समझ के किया गया है, और फिर सामने किया गया कि कोर्ट ने नहीं दिया। फिर कल तो कोर्ट ने कहा था भ्रष्टाचार है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का। ठीक है, क्या देश के प्रधानमंत्री ने कि इस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड लाना का मैंने करप्शन किया है। मुद्दा नहीं है आज डिबेट का, कल उस पर आपने डिबेट की थी अतुल जी। आज मुद्दा वो बिल्कुल मुद्दा है, वो मुद्दा है। पीएम केयर्स का भी मुद्दा आएगा। ठीक है, राजीव रंजन जी, कहां तो आप लोग 400 पार की बात कर रहे हैं और कहां आप दूसरे राजनीतिक दलों के पास खर्चे पानी के पैसे भी नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है आपके ऊपर। जब आप इतना शानदार काम एनडीए सरकार ने किया है कि आप लोग 400 का मतलब कहा जाए कि रिकॉर्ड सीटें पाने वाले हैं, तो फिर इन सब बातों की क्यों जरूरत पड़ रही है, विपक्ष पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो सरकार
और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मुझे ऐसा लगता है इससे एक पॉलिटिकल पार्टी को अलग मान करके अगर हम चर्चा करें तो इनकम टैक्स अगर इन्होंने कंडोन किए जाने की बात कही, इन्होंने कहा वो एग्जेम्पशन का लाभ इन्हें मिलेगा, तमाम चीजें हैं, लेकिन आपने खुद एक सवाल उठाया कि फिर आपको कोर्ट ने स्टे क्यों नहीं दिया। देखिए सवाल ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं तो अकाउंट्स फ्रीज किए जाते हैं, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। आपके अकाउंट्स आपके जवाब के बाद फौरी तौर पर खोल दिए गए और मुझे लगता है इसके बाद आपको बाकी कार्रवाइयों में लगना चाहिए था। हर सवाल को एनडीए गवर्नमेंट के साथ जोड़ करके देखना राजीव जी ये मुनासिब नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है सर, ये सवाल जुड़ेगा और सवाल इसलिए जुड़ेगा क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है, तो आरोप तो सरकार पर लगेगा। और जब भी कोई इनकम टैक्स, हम और आप दोनों लोग इनकम टैक्स पे ही हैं और इनकम टैक्स देते हैं, और अगर डिले हो जाता है तो उसमें फाइन लगाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। खाते फ्रीज करना तो एक एक्सट्रीम एक्शन है जो बहुत अंत में लिया जाता है। नहीं, देखिए वो पूरी प्रक्रिया है। अगर वो रिकवर नहीं हो रहा है, जिसके खिलाफ वो पैसे बकाया हैं, वो पैसा देने का इरादा नहीं दिखता है, तो ये डिटरमिन करने का अधिकार है डिपार्टमेंट को कि रिकवरी प्रोसीडिंग्स हो। ये बाजाब्ता इसकी प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का पालन डिपार्टमेंट ने किया है। मुझे ऐसा लगता है ये पूरी तरह से इनकम टैक्स के अगर कोई एडवोकेट अगर पैनल में होते या कोई फॉर्मर ऑफिसर पैनल में होते, वो बेहतर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पाते, लेकिन ये एक रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन राजीव जी, आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जब आपने नोटबंदी की थी एनडीए सरकार ने, उस समय भी आपके ऊपर इसी तरीके के आरोप लगे थे कि आप तो चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों के पास आप खर्चा पानी भी नहीं छोड़ना चाहते ताकि वो चुनाव ना लड़ पाए और आप एक तरफा जीत जाए। आपको याद होगा ये आरोप नोटबंदी के वक्त भी लगा था। तो ऐसा बार बार क्यों हो रहा है कि राजनीतिक दल बार बार आप पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं? और अगर इतिहास की सरकारों ने कुछ ऐसा किया हो तो आप यहां उदाहरण दे दीजिए इस मंच पर। नहीं, मुझे ऐसा लगता है इसके अनेक उदाहरण आपको एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर नहीं, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे कई अकाउंट्स फ्रीज किए हैं पूर्व में भी जिनके पास पैसा बकाया हो और वो पैसा लौटा नहीं रहे हो। तो निसंदेह ये प्रक्रिया का एक आपने कहा ये एक्सट्रीम स्टेप है, लेकिन एक निर्धारित अवधि के अंदर अगर आपने कंप्लायंसेस नहीं किए हैं, आपने उनके निर्देशों का पालन नहीं किया है, तो डिपार्टमेंट ये कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, ये इतना बड़ा मसला कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से हाय तौबा मचा रही है, जब एक तरफ वो कहते हैं कि 115 करोड़ रुपए भी उनके अकाउंट में नहीं है, तो मुझे लगता है पूरे देश में जिस तरीके के लाव लश्कर के साथ ये यात्रा हो रही है और तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है पार्टी के अकाउंट के बजाय किसी और अकाउंट से इसका खर्च हो रहा है। तो यही दिक्कत है, इतने पैसे नहीं है, ढूंढना तो सरकार का काम है। अतुल जी जवाब दीजिए। नहीं, ऐसा है कि राजीव रंजन जी को कुछ पता नहीं है, वो हवा में तीर चला रहे हैं। इनकम टैक्स पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंडिंग होता है उस पे लगता नहीं है। उन्होंने 13A के तहत जो कैपिटल गेन्स पे जो मिलती है छूट उसको नामंजूर कर दिया क्योंकि प्रोसीजरल डिले हुआ है। और जो एक्सट्रीम एक्शन होती है वो उन लोगों पे होती है जैसे भगोड़ों पे नहीं हुई, वो माल्या पे होनी चाहिए थी, नीरव मोदी पे होनी चाहिए थी, उनके अकाउंट सीज कर देने चाहिए थे, पासपोर्ट सीज कर देने चाहिए थे, वो नहीं हुआ। बेशक भाग गए, पैसे लेके भागे, सूटकेस लेके भागा है माल्या। ये टैक्स नहीं लगता है। मेरी बात सुनिए शोभना जी, मेरी बात तो सुनिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ। आपने 13A का नियमों का पालन नहीं किया इसीलिए नहीं मिला। प्रोसीजरल डिले में मैंने बताया, मैं ये कह रहा हूं आपको कि प्रोसीजरल डिले में कंडोनेशन होता है, हजारों केसेस में होता है। मैं जानकारी लेके बैठा हूं, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। और देखना ये अपील में जा रहे हैं हम, कमिश्नर को ये अधिकार होता है, असेसिंग ऑफिसर को नहीं होता है। तो ये सारी जो प्रोसीजरल डिले है इसमें एक्सट्रीम एक्शन नहीं लेते क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, ये कोई भाग के जाने वाली थोड़ी है। भगोड़ों को तो छोड़ दिया, लेकिन जो पार्टी यहां पे है जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर ये चुनाव को देखते हुए लिए एक्शन है। ये बिल्कुल दिखता है साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ दिखता है। ठीक है, विवेक जी का मैं रुख कर लेती हूँ। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट लीडर है, मेरे साथ मौजूद है। विवेक जी, क्या कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज होना डेमोक्रेसी फ्रीज होना
ये जो कहा जा रहा है, क्या ये आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या आपको सही लग रही है ये बात? नहीं, बिल्कुल ठीक। और अतुल पाटिल जी ने बहुत क्लियरली आपको एक्सप्लेन किया है दैट एक जो प्रोसीजरल डिले है जो बड़े रूटीन में होता है, मैं आपको लेमैन की भाषा में समझाता हूं, अगर एक आम नागरिक अपना इनकम टैक्स भी डिले करके देता है तो फाइन लग सकता है, रीजनिंग होती है, थोड़ा ना जाकर के आपने अकाउंट ही बंद कर दिए। तो बड़ी क्लियरली अतुल जी ने बताया, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई इलेक्टोरल बॉन्ड से, उससे भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, वेंडेटा मोड में आ गई है और उसको लग रहा है कि अगर कोर्ट में जाकर के आपने हमारा पर्दाफाश किया है इलीगल फंडिंग का तो हम भी स्ट्राइक बैक करेंगे, और किसी ना किसी तरह से एक बदले की भावना है। ये भावना देखिए, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भट्टा पारसोल जो कि एक मूवमेंट हुई थी फार्मर्स की, जिसमें जब राहुल गांधी जी ने खुद अपनी सरकार से लड़ करके भूमि अधिग्रहण बिल को पास कराया था, तब से इस देश का कॉर्पोरेट अगेंस्ट है कांग्रेस के भी और राहुल गांधी के भी। और कहीं ना कहीं से बैकयार्ड फंडिंग, ये बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जिनका नाम लेना मैं ठीक नहीं समझता यहाँ पे ओपनली, दे आर ऑल स्टैंडिंग विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड हिज पार्टी। तो ये एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है और ये चाहते नहीं है कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जो बाकी सोशलिस्ट माइंडेड पार्टीज हैं जो एक आम आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए खड़ी होती हैं, वो आए। तो जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जाकर के रोका, हम लोग तो इतने समय से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं कि आप जाकर के बिजनेसमैन से पैसा उठा करके ले आते हो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पे, उससे क्या फायदा पहुंचाते हो, क्या नहीं पहुंचाते हो, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, यह सिस्टम गलत है। और अपने चंदे का कोई भी विवरण भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक नहीं करती है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रॉपर्टीज का असेसमेंट करेंगी तो 2014 से लेकर के आज 2024 तक ये कई हजारों गुना हो चुका है। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ वर्थ प्रॉपर्टी हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम वेयर आई डोंट नो। ठीक है ना, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है इलेक्शन कमीशन को, एसबीआई को कह दिया है, वो डिटेल दे देगा, डिटेल आ जाएंगे आपके सामने। भड़के हुए हैं ना, उसी पे ये भड़के हुए हैं, उसी पे ये भड़के हुए हैं। अब ये पकड़े। ठीक है, धीरेन्द्र कुमार का मैं रुक कर लेती हूँ, एलजेपी के प्रवक्ता हैं। क्यों धीरेन्द्र कुमार जी, क्या खाते फ्रीज होना कांग्रेस के, क्या डेमोक्रेसी फ्रीज होना है, इसको कैसे समझा जाए और आपका क्या मत है इस पर? शोभना जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं अपने मित्र से जो पूछ रहे हैं कि लोकतंत्र का मतलब, संविधान का मतलब और कानून का मतलब सिर्फ कांग्रेस पार्टी और सिर्फ उनके आका लोग ही हैं क्या? ये आयकर डिपार्टमेंट का है और ये सामान्य प्रक्रिया है। और आपने ही शोभना जी बोला है कि 3 दिन पहले ये लोग अपील भी कर रहे थे, कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी, फिर इसमें अपना विक्टिम कार्ड चल रहा है कि मुझे मोदी जी ऐसा करवा रहे, बीजेपी ऐसा करवा रही, एनडीए ऐसा करवा रही। तो इन लोगों की ये पुरानी आदत रही है, ये हर एक चीज पे अपना एक मोदी जी के विरोध करने का तरीका निकाल लेते हैं। आप आंकड़े अगर नहीं रखेंगे, ठीक है, फ्रीज नहीं होता है, लेकिन फ्रीज कब नहीं होता? जब आपका प्रॉपर टाइम पर अकाउंटिंग होता, ऑडिट होता। ऑडिट आपने टाइम पे नहीं कराया और यही सब कारणों के चलते पहले इनके साथी छोड़ते गए, बाद में कांग्रेस के लोग इनको छोड़ते गए। अशोक राव जी, हालत ये आ गए है कि इनके कर्मचारी वो तो ये कहा जा रहा है ना धीरेन्द्र जी, वो तो आरोप ये लग रहा है ना कि जब तक विपक्ष की पार्टी में तब तक सारे अपराध है, लेकिन जैसे ही वो एनडीए सरकार का हिस्सा बनते हैं, वॉशिंग मशीन में धुलते हैं और एकदम साफ हो जाते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि 2014 से लेकर आज तक कितने बीजेपी के नेताओं के ऊपर या एलजेपी के नेताओं के ऊपर या जेडीयू के नेताओं के ऊपर इस तरीके की रेड्स हुई हो, चाहे वो ईडी की हो, चाहे वो सीबीआई की हो या इसकी इनकम टैक्स की हो। इसीलिए तो विपक्ष ये सवाल उठा रहा है ना कि क्या सारा भ्रष्टाचार, सारा अपराध जो है वो सिर्फ विपक्षी पार्टियों में ही है, सत्ता पक्ष में सब एकदम धुले हुए साफ हैं। सिंपल सा बात है, देखिए कि जो इन लोगों ने अगर गलत काम किया तभी आज ये हर एक जगह राज्य से और देश के राजनीति से ये किनारे हैं। और जहां तक एनडीए के लोग भी भ्रष्टाचार के जिन पर भी आरोप लगे उनकी फाइलें बंद थोड़ी ना हो गई है, उनकी भी तो जांच चल ही रही है। लेकिन इनका कहना कि अगर विपक्ष में अगर मैं हूं तो मुझे घोटाले करने का मुझे राइट बना हुआ है, सरकार उस पर कोई कार्रवाई नहीं करे। और जब तक इन्होंने आज तक यही किया है कांग्रेस के लोगों ने कि अगर कोई भी कानूनी प्रक्रिया आती है उनके ऊपर। ठीक है, ठीक है धीरेन्द्र जी, आऊंगी आपके पास। डीके दुबे साहब वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। दुबे साहब, आप इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं, पूरी टेक्निकलिटी को आप समझते हैं, इनकम टैक्स की जो होती है, क्या पक्ष है आपका, क्या कहेंगे आप? ये कांग्रेस की तरफ से फाउल प्ले है या बीजेपी इसमें जो है कि वो खेल कर रही है कि साफ खर्चा पानी ना हो कांग्रेस के पास, और 24 का चुनाव अब एकदम नजदीक है? देखिए, ये तो दोनों पॉलिटिकल पार्टियां हैं और पॉलिटिकल पार्टियां होने के नाते
वो अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन जहां तक पाटिल साहब कह रहे हैं उनकी बात में सच्चाई भी है कि डिले कॉन्डोनेशन होता है, लेकिन डिले कॉन्डोनेशन डिस्क्रिशनरी पावर होती है किसी भी कोर्ट की, डिले कॉन्डोनेशन अधिकार नहीं होता। अब डिले कॉन्डोनेशन के समय पर जो आपने ऑडिट रिपोर्ट लगाई है, अगर वो कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं होती है उससे, तो फिर वो क्या करती है कि आपका अकाउंट खोल देती है, उतना अमाउंट सीज कर देती है और कहती है ये जो अमाउंट आपका हमने सीज किया है इसका हिसाब जिस समय सेटिस्फैक्टरी हमारे पास आ जाएगा तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अकाउंट फ्रीज करना वो इनिशियल स्टेज है, लेकिन जैसे ही आप कोर्ट के पास अपील लेकर गए तो कोर्ट ने उस पर आपके अकाउंट को खोल दिया, लेकिन जो अमाउंट जिसके लिए उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए, जिसके लिए उसको हिसाब चाहिए, अब ये विषय वो नहीं है कि आप ये कहो कि नहीं साहब इनकम टैक्स नहीं भरा जाता, इनकम टैक्स नहीं पड़ता है ये बात ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स नहीं पड़ता, एग्जम्पशन के लिए भी आपको वहां फाइल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना फाइल करे तो एग्जम्पशन क्लेम नहीं होगा। तो एग्जम्पशन आप कहोगे कि एग्जम्पशन है, लेकिन जो आपके पास पैसा आया, पैसा आपके अकाउंट में गया और आगे उसका जो प्रोसीजरल मैकेनिज्म है, उसकी जो ऑडिट है कि कहां से आया, कहां गया, किसने दिया, कब दिया, क्या हुआ, वो तो आपको कोर्ट को सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो 13A का जिक्र आ रहा है कि साहब 13A के तहत बेनिफिट मिलता है, एग्जम्पशंस मिलते हैं, क्या वो आप समझा देंगे मेरे दर्शकों को बहुत जल्दी से, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने नियमों का पालन नहीं किया। बहुत जल्दी से पॉइंटर फॉर्म में अगर आप मुझे 2-3 पॉइंट्स बताएं। देखिए एक सिंपल सी बात है जो मैं कह रहा हूं कि एग्जम्पशन आपके पास है, इसमें कोई शक नहीं है, एग्जम्पशन पर सवाल ही नहीं होता है। एग्जम्पशन आपके पास है, लेकिन एग्जम्पशन तो आप क्लेम करेंगे ना। एग्जम्पशन आपने क्लेम कर दिया, एग्जम्पशन का मतलब ये नहीं होता कि हिसाब नहीं देंगे, अतुल जी ऑडिट तो देना पड़ेगा। अतुल जी जवाब दीजिए। बड़ी बात डीके दुबे साहब वरिष्ठ वकील है, किसी राजनीतिक दल से नहीं है, वो कह रहे हैं कि ठीक है साहब आपको एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन नियमों का पालन तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो होगा नहीं कि इनकम टैक्स आप देंगे नहीं, 20% पेमेंट के लिए आपको कहा गया 21 करोड़ बनता है, वो 20% आपने 78 लाख रुपए जमा किए। देखिए शोभना जी, मैं आपको पढ़ के बताता हूं व्हाट इज 13A। According to section 13A, any income of a political party from the following sources is exempt from tax. Income from house property, income from other sources, capital gains and income by way of voluntary contributions the political party receives from any individual. अब प्रोसीजरल डिले में आज तक मैंने ऐसी कोई केस देखी नहीं है। मैंने पूछा कि प्रोसीजरल डिले में 13A का एग्जम्पशन हटाकर सीधा उसको इनकम ट्रीट करके इनकम टैक्स पेनल्टी लगती है क्या, तो वो नहीं का जवाब आया। इतनी कोएर्सिव एक्शन कभी नहीं होती है। कंडोनेशन का अधिकार जो है वो डिस्क्रिशनरी, हिंदुस्तान में डिस्क्रिशनरी पावर जो है उसके लिमिटेशन होते हैं। नो पावर इज एब्सोल्यूट पावर, इवन डिस्क्रिशनरी पावर हैज सर्टेन बिल्ली काट जाए तो भी आप मोदी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। शोभना जी हम अलग अलग चर्चा नहीं कर, शोभना जी हम रेगुलर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हाँ। आप बीच में मुझे पूरा करने दीजिए कि डिस्क्रिशनरी पावर को भी लिमिटेशन होते हैं। नो पावर इज एब्सोल्यूट इन डेमोक्रेसी। सब जगह रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होता है। पर्टिकुलर एक आदमी को पकड़ना, विक्टिमाइज करना और उसका बदला लेने की जो विच हंटिंग जो है, वो विच हंटिंग इस केस में एकदम क्लियर कट है। आप प्राइवेटली किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर को फोन करके पूछ लीजिए या केसेस को रेफर कर लीजिए, आपको पता चलेगा ये विच हंटिंग है। ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये कोई टैक्स चोरी नहीं है, टैक्स चोरी भी नहीं है, कुछ नहीं है, प्रोसीजरल डिले सिर्फ। और प्रोसीजरल डिले के लिए इस तरह से गर्दन पकड़ लेना और फांसी पे चढ़ा देना, ये सीधा सीधा जो है ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है, अब मेरा अगला सवाल आपसे, आपने अपनी बात पूरी कर ली। रविशंकर प्रसाद जी जैसे इतने पढ़े लिखे आदमी आकर बोलते हैं कि टैक्स भरता नहीं है, कांग्रेस पार्टी टैक्स भरती नहीं है, ये क्या तरीका है? ठीक है अतुल जी, आपने अपनी बात पूरी कर ली। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछ रही हूँ। मैं दूसरा सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि देखिए टेक्निकलिटीज जो है वो आपने कोर्ट में रखी है, कोर्ट से आपको फौरी राहत भी मिली है, आगे ये केस बढ़ेगा, आपके खाते खोल दिए गए। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा कि मैं कह रही हूँ कि हर बात पर मोदी को जिम्मेदार ठहराना, आपकी गाड़ी के आगे से बिल्ली रास्ता काट जाती है उसके लिए भी आप मोदी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। ऐसा कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा एजेंडा है वो सिर्फ मोदी को क्रिटिसाइज करना है। क्या इसको ऐसे समझा जाए? सरकार मोदी की है तो और किसके खिलाफ आवाज उठाएगी? अच्छा शोभना जी, मुझे मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए, मैं काउंटर क्वेश्चंस पूछता हूं आपको। सारी एक्शंस जो है वो विपक्ष और कांग्रेस के ही नेताओं पर क्यों होती है? ये सवाल मैंने पूछा, और फिर वो जब वापस चले जाते हैं उनके पास, ये सवाल मैंने सेम सवाल पूछ चुकी हूं मैं बीजेपी से, राजीव रंजन से भी पूछ लूंगी मैं अभी। ये सवाल मैंने सेम पूछा कि भाई आपकी वॉशिंग मशीन में आके सब साफ हो जाते हैं।
नहीं, कोई हमारे वॉशिंग मशीन में कोई आ ही नहीं सकता ना, हमारे पास सरकार नहीं है। केसेस ऑपोजिशन पार्टीज पे हैं, उसमें 2% का सिर्फ कन्विक्शन रेट है। ये भी बता दूं मैं आपको, 97% ऑपोजिशन के लीडर्स को टारगेट किया गया है ईडी के केसेस में। तो ये वेंडेटा और बदला नहीं है तो और ये क्या है? और आप कह रही हैं मोदी को क्वेश्चन क्यों ना करो, टाइमिंग बताइए ना आप। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ ये मोदी जी ने खुद अपने भाषण में बोला है, खुद बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों का सिर्फ एक ही काम है, मोदी को टारगेट करना, हर चीज के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराना। ये जवाब हम बिल्कुल करेंगे, अगर हम बिल्कुल करेंगे टारगेट, क्योंकि मोदी की सरकार है और सरकारी तंत्र, सरकारी विभागों का प्रयोग करके ऑपोजिशन के नेताओं के खिलाफ अब बदले की राजनीति करते हैं। तो हम बिल्कुल आवाज उठाएंगे। राजीव रंजन जी, आप अभी अगर आप पहले कांग्रेस के खातों में समस्या थी तो यही टाइमिंग कि वहां सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर के खिलाफ कुछ बोला और यहां बिलबिलाने लगे और अचानक आपने सबके ऊपर हमला बोल दिया। सो रहे थे आप, 3 महीने पहले कर देते। ये टाइमिंग इसलिए है क्योंकि ये फिर से अब डरे हैं। 6,500 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्सप्लेन नहीं करे जाएंगे, किसने दिए, क्यों दिए और क्या बेनिफिट दिया गया उस बिजनेसमैन को, उस कॉर्पोरेट हाउस को। यहां ये फंसे हुए हैं। तो जब फंसे हुए हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षियों के पास, अरे क्राउड फंडिंग, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने, अन्य पार्टियों ने बोला हम लोगों के पास अब क्राउड फंडिंग एक तरीका है जिससे कॉमन मैन, छोटा बड़ा, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, जो वो पसंद करता है एक पार्टी के लिए दे। इट इज द राइट वे टू कलेक्ट फंड्स। ये करे ना बीजेपी। राजीव रंजन जी, आप एनडीए सरकार का हिस्सा रहे, फिर अलग हो गए, अब फिर आए, क्या विपक्ष को टारगेट किया जा रहा है? क्या इस लड़ाई को मजबूती के साथ आमने सामने की ना बनाकर पीछे से वार कर कर लड़ा जा रहा है, जैसा कि आरोप तमाम ये विपक्ष के नेता इस समय मंच पर बैठे हुए हैं वो लगा रहे हैं? देखिए, मैं आपको इसके छोटे छोटे जवाब दूंगा। इसमें कुछ सवाल, एक से ज्यादा सवाल हैं। ठीक है। पहली बात, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाई का आरोप बराबर लगता रहा और हम लोग भी अपोजिशन में रहे हैं। नीतीश कुमार जी 2005 से बिहार की सत्ता में हैं और इस दौर में बहुत ही कम समय के लिए वैसी सरकार, वैसी पार्टी के साथ रहे जिसकी दिल्ली में सरकार रही हो। बिल्कुल साफ है कि 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी और हम उनके खिलाफ अलायंस की सरकार बिहार में चला रहे थे। ठीक है। उसके बाद जब हम लोग एनडीए की सरकार बनी तो उसमें 2 बार हम लोग महागठबंधन की सरकार बिहार में चला रहे थे। नीतीश कुमार जी एक मिसाल है। अगर सार्वजनिक जीवन में आपके दामन पर छींटे नहीं हैं, आप दागदार नहीं हैं, आपका कोई एजेंसी आपका बाल बांका नहीं कर सकती है। और जहां तक आरोप लगने के सवाल हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ है कि राज्यों में जहां कांग्रेस या रीजनल पार्टीज की सरकारें हैं, उनके यहाँ लोकायुक्त हैं, वहां विजिलेंस का डिपार्टमेंट है, एंटी करप्शन के मामले में वहां बाजाप्ता एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है। इन डिपार्टमेंट्स का इस्तेमाल अगर अपने अपने राज्य में उन्हें ऐसा लगता है कि सत्तारूढ़ दल के नेता, जो दिल्ली में सत्तारूढ़ दल के नेता हैं और वहां विपक्ष के नेता हैं, उनके खिलाफ अगर कोई उनके पास तथ्य हैं, न्यायालय तो बात की बात है, इनके पास बाजाप्ता डिपार्टमेंट्स हैं जिनके जरिए वो कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपके पास अगर किसी के बारे में कोई सबूत है और आप उनकी जांच कराना चाहते हैं तब आप कराएंगे, अगर आप नहीं कराना चाहते तो इसका क्या इलाज है? राजीव जी, कांग्रेस की सरकार भी तेलंगाना में, जब ममता बनर्जी ने सीबीआई की टीम को रोक दिया था और खुद ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई थी, तब आप कहते हैं कि एक मुख्यमंत्री जो है वो अराजकता फैलाता है, सेंट्रल एजेंसीज को अपना काम नहीं करने देता है, लोकल एजेंसी और सेंट्रल एजेंसी को आमने सामने खड़ा कर माहौल खराब करता है, तब आरोप आप लोग ये लगाते हैं। आपको याद होगा ममता बनर्जी ने सीबीआई को बंद कर, बहुत स्टेट्स ने किया था। नहीं, अजीत पवार के खिलाफ इनके पास सबूत थे, भाजपा का कहना था ये आज भाजपा के साथ है, आज अजीत पवार इनके साथ हैं। अशोक चव्हाण के खिलाफ ये थे, सुनिए, अशोक चव्हाण के आप खिलाफ थे, आज उसको फिर बीजेपी में आ गए तो उनका व्हाइट वॉशिंग हो गई। शुभेंदु अधिकारी जब टीएमसी में थे तो भ्रष्ट थे, बीजेपी में पाला बदला, बिल्कुल स्वच्छ हो गए। 97% ऑफ केसेस इन ईडी आर अगेंस्ट अपोजिशन लीडर्स, उसमें सिर्फ 2% का कन्विक्शन होता है, बाकी सिर्फ हैरेसमेंट है। इसका कोई एक्सप्लेनेशन है एनडीए के पास?
कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, यह सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है। नहीं विवेक जी, पहले तो ये मुझसे सवाल पूछ रही थी, डर की राजनीति आप बीच में। विवेक जी अपनी बारी पर बोलिए ना। जी राजीव जी, आइए राजीव जी, आऊंगी विवेक जी आपके पास। देखिए मैं आपकी नहीं मैं राजीव सर की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। प्लीज विवेक जी, मैं अपनी बात कर लेता हूं, लेकिन सर मैं बात कर लेता हूं। हाँ सुनिए, हाँ उन्हीं लीडर्स को जिनको आप करप्ट करते थे, उन्हीं को आपने व्हाइट वॉश करके अपने साथ आज जोड़ा है, और फिर आप कहते हैं कि निष्पक्ष है ईडी। अब तो मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए, विवेक जी अपनी बारी में बोलिएगा। हाँ, बोलिए राजीव जी। जहां तक ममता जी का सवाल है, ममता जी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा तीखे आरोप कांग्रेस के नेताओं की ओर से लग रहे हैं, लेफ्ट के नेताओं की ओर से लग रहे हैं। सवाल यह है कि अगर आपने इंडिया गठबंधन को खुद ही जमींदोज करने का मन बना लिया है, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस इस पूरे विपक्षी एकता के पूरे महाअभियान की भ्रूण हत्या करने के लिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। जो आपने कहा कि साहब लोकल एजेंसीज राज्य सरकारों के पास है, आप कार्रवाई कर सकते हैं, तो इस तरीके की बातें फिर की जाती है, तो इसको कैसे समझा जाए, इसका हल क्या निकाला जाए? और ये बात सही है, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे अशोक चौहान हो, चाहे अजीत पवार हो, ये जीता जागता उदाहरण है। मैं इसका जवाब आपको बस छोटा सा जवाब आपको दे रहा हूं कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी में उनके दल से गए नेता हो या जो पहले से भारतीय जनता पार्टी में हो, उनके खिलाफ आप सेंट्रल एजेंसीज की बात छोड़ दीजिए, वो पार्शियलिटी कर रहे हैं, इम्पार्शियल है, ये एक अलग बहस है और ये अपना अपना नजरिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार निरोधक अभियान चलाने से उन्हें किसने रोका है, जिसमें वो बाजाप्ता बीजेपी के लीडर्स हो या जिनको भी वो चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई आरोप है तो उसकी जांच हो जाए, तो जांच कराने के लिए ममता बनर्जी को किसने रोका है? यही सवाल तमिलनाडु, अगर वहां तमिलनाडु में डीएमके की सरकार, महाराष्ट्र में आप जांच कांग्रेस की सरकार, अगर तेलंगाना और कर्नाटक में तो क्यों नहीं जांच करा लेते? ठीक है, राज्य सरकार। अतुल जी, मैं आपका रुख करूंगी। बड़ा उदाहरण राजीव रंजन जी ने दिया और बड़ा उदाहरण उन्होंने नीतीश कुमार का दिया कि भाई पब्लिक लाइफ में रहते हुए कभी उनके ऊपर इस तरह का आरोप क्यों नहीं लगा। आप कई स्टेट्स में आपकी सरकार है, आप पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार की बात या भ्रष्टाचार का कोई खेल जो है उजागर क्यों नहीं कर पाए? ये भी तो सवाल उठेगा ना कि भाई राजस्थान में अशोक गहलोत आए, उससे पहले वसुंधरा राजे थी, तो क्या बिल्कुल साफ था? और जब साफ था तभी आपने कुछ पकड़ा नहीं अगले 5 साल में। अतुल जी। शोभना जी, मैं ईडी और एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो दोनों का डिफरेंस बाद में बताता हूं, पहले ये बताता हूं। पका हुआ आम जब आराम से टूट जाता है, नीतीश जी का बहुत सम्मान करते हैं हम, नीतीश जी कभी वहां है कभी यहां है, तो उसके लिए ईडी का इस्तेमाल करने का जरूरत क्या है? मुझे एक बात बताइए, ये किरीट सोमैया ने रानी जी के खिलाफ 100 करोड़ के ऊपर के आरोप किए थे और पूरे सबूत सामने रखे थे। इन्होंने ये भावना गवली के ऊपर, भावना गवली तो एब्सकॉन्डिंग थी, वो सीधा प्रधानमंत्री जी के घर में प्रकट हुई, ये सारा लोगों ने देखा है, और फिर वो उनके पार्टी में आते बराबर साफ हो गए। प्रताप सरनाइक, मैं महाराष्ट्र के इतने उदाहरण बता सकता हूं आपको कि पूछो मत, और ये सारे बाद में इनकी इंक्वायरी खत्म हो जाती है। टीडीपी के 4 राज्यसभा के सांसद जिनके ऊपर इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी तीनों की इंक्वायरी चल रही थी, संगीन आरोप थे, वो चारों शामिल हो गए राज्यसभा में बीजेपी के साथ, उनकी इंक्वायरी खत्म हो गई। और ये आज की बात नहीं है, इनको 5-6 साल हो गए और 5,500 से ज्यादा केसेस हुई है, केवल 25 केसेस में कन्विक्शन हुआ है, 25 केसेस जो चार्जशीट हुई है और 23 केसेस में कन्विक्शन हुआ है, बाकी वैसे ही चल रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। अब रही बात ईडी और इनकम एसीबी की, एंटी करप्शन ब्यूरो, ये जो है, ये एंटी करप्शन ब्यूरो अपने पद का इस्तेमाल करते हुए, अगर आप कुछ गलत करते पकड़े जाते हो, आपके पास कोई कंप्लेंट आती है तो इस्तेमाल किया जाता है। इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल करने के लिए आपके साथ हमें मत बिठाओ, आपको दंगई बनना है, आपको लोकतंत्र को खत्म करना है, इस तरह की बातें आपको करना है तो आप करिए, उनके साथ में रहिए, हमें मत बताइए कि हमने भी ऐसा ही करना चाहिए। और ईडी को ड्रैकोनियन किसने बनाया 2018 में? इनोसेंट अल्टिल क्या है, गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। आप तब तक गुनहगार हो जब तक आप छूट नहीं जाते, इनोसेंट नहीं प्रूव होते। ये ईडी में बदलाव किया है, जबकि हमारा जूरिस्प्रूडेंस, हमारा लॉ, यहां पर लॉयर बैठे, वो कहते हैं आप तब तक निर्दोष हो जब तक दोषी साबित नहीं हो जाते। और उसमें ये बदलाव ये किया गया, जब तक ईडी का ऑफिसर नहीं कहता तब तक बेल नहीं मिलती। 2-2, 3-3 साल बेगुनाह लोगों को आप जेल में रखते हो, पॉलिटिशियंस को जेल में रखते हो, इस तरह से इस्तेमाल करते हो कानून में चेंज करके। यही आपने चेंज किया है एफपीआई के बारे में।
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में जो 20,000 करोड़ अदानी के अकाउंट में आए हैं वो कहां से आए ये पूछना नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं रखा है। के नियम तो आप ही की सरकार के 2018 की बात है शोभना जी। 2018 में हमारी सरकार नहीं थी। 2018 में हमारी सरकार नहीं थी, आपकी जानकारी के लिए। ठीक है धीरेन्द्र जी, 2018 की बात बता रहा हूं मैं, दोनों चेंजेस। ठीक है धीरेन्द्र जी, देखिए अब अतुल जी ने अपना पक्ष रख दिया है, विवेक जी ने अपना पक्ष रखा है, जवाब दे दीजिए, जवाब दीजिए। अतुल जी को मैं सुन रहा था। अतुल जी के नेता है अधीर रंजन चौधरी। ईडी के बारे में उन्होंने टिप्पणी किया था कि इडियट है। तो जिसके नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो तो इनसे कोई बहुत उम्मीद नहीं है और ये लोग बिलबिलाएंगे। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के ऊपर में बड़ी कार्रवाई होगी, तो ऐसे कुछ चंद मुट्ठी भर भ्रष्ट लोग जो हैं, ऐसे लोग इस तरह का आरोप लगाते रहेंगे और उसके लिए बजाप्ता न्यायालय है ना। वीरेंद्र भाई 2014 न्यायालय के अंदर में अगर कोई ऐसा आपको लग रहा है कि गैर कानूनी काम किया जा रहा है ऐसी एजेंसियों के द्वारा, तो उसके लिए न्यायालय खुला हुआ है। तो आप लोग न्यायालय जाते नहीं, टीवी डिबेट में आके एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि सरकार हम लोगों के खिलाफ में कार्रवाई कर रही है। अतुल जी ऐसी चीजों से बचिए, नहीं तो इस बार आपकी संख्या सिंगल डिजिट में होने वाली है। इनका जवाब देना है। अगर सुचिता राजनीति में हो, हमारे नेता भी रहे हैं 40 साल, रामविलास जी से लेकर आदरणीय चिराग पासवान जी, इनके विरोध में भी हम लोगों ने काम किया, लेकिन किसी तरह के अरे आप तो हर बार सत्ता पक्ष के साथ हो जाते हैं ना, करें क्या धीरेन्द्र जी? आपको तो कोई खतरा ही नहीं है, आप हर बार जो सत्ता में होता है उसी की गोद में होते हैं। हमने विरोध का काम नहीं किया। सत्ता पक्ष में आने जाने से किसी की ऐसे नहीं है कि उसकी जो ये खत्म हो जाती है। अगर भ्रष्टाचार किए हैं तो सबूत नहीं मिटेंगे और सबूत जिसके पास होंगे उनको जेल जाना ही पड़ेगा शोभना जी। ठीक है, अब मैं एक बार देखिए मेरे साथ वरिष्ठ वकील डीके दुबे साहब भी जुड़े हुए हैं। हालांकि ये पॉलिटिकल चर्चा है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन दुबे साहब मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अब खाते में 115 करोड़ की बात कर दी गई है ट्रिब्यूनल के द्वारा, अब आगे क्या, इसका हल क्या है? क्योंकि खातों में कांग्रेस कह रही है कि साहब 115 करोड़ तो है ही नहीं हमारे पास, तो अब इसको आगे कैसे समझा जाए? देखिए अभी जैसे अतुल पाटिल जी ने कहा था कि भाई उन्होंने सेक्शन 13 के कुछ क्लॉज पढ़ के बताया कि भाई इन मामलों में इस तरह से होता है। अब फंड अगर कहीं और से आ रहा होगा, वो हाउस प्रॉपर्टी से नहीं है, फंड पॉलिटिकल पार्टी की गेन्स नहीं है, तो फिर फंड कहां से आया? अगर वो क्लैरिटी नहीं होगी तो उतना पैसा एटलीस्ट सीज कर ही दिया जाएगा। और ये इसका अगली स्टेप ये है कि आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जिस दिन क्लियर हो जाएगी उस दिन वो सब खोल दिया जाएगा। और फिर भी अगर नहीं खुलता है, ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन देता है, तो फिर आगे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के लिए जाते हैं या उच्चतम न्यायालय भी आते हैं या नेशनल ट्रिब्यूनल जाएंगे। जो भी प्रक्रिया है उसकी अपील की व्यवस्था है। इसलिए ऐसा नहीं कहना चाहिए कि नहीं जबरदस्ती सीज कर दिया, इसका कोई सोल्यूशन नहीं। सोल्यूशन है, लेकिन आपको यह जरूर क्लियर करना पड़ेगा कि ये पैसा किस मद में आया। अगर जो इन्होंने सेक्शन 13 के वो बताए हैं उस मद में पैसा नहीं है तो ट्रिब्यूनल के पास कोई सोल्यूशन नहीं है सीज करने के अलावा। ठीक है अतुल जी जवाब दीजिए। धीरेन्द्र जी आऊंगी मैं आपके पास, आपने बड़े लंबे चौड़े आरोप लगा दिए हैं तो अब अतुल जी का जवाब लेना जरूरी है, उसके बाद फिर मैं आऊंगी आपके पास। बोलिए अतुल जी। पहले दुबे जी की बात पे मैं बात कर दूं। दुबे जी बात सिर्फ इतनी है कि 45 दिन हमारा जो रिटर्न है वो डिले हुआ है और उसी के प्रोसीजरल लैप्स के ऊपर ही ये 13A का उन्होंने डिरेकग्नाइज कर दिया है और वो डिस्क्रिशनरी पावर जो है वो इस्तेमाल हुआ है गलत तरीके से। पहली बार आपने माना ना कि प्रोसीजरल लैप्स है और 45 दिन का डिले है, तो फिर तो आपने अपनी गलती स्वीकार कर ली, तो फिर मोदी क्यों जिम्मेदार, बीजेपी क्यों जिम्मेदार? नहीं शोभना जी सुनिए ना शोभना जी, ऐसा है कि ये हजारों केसेस ऐसे होती है जिसमें कंडोनेशन हो जाता है। पर्टिकुलर यहाँ गर्दन पकड़ी गई है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में आपका फ्रॉड सामने आया, इसलिए पकड़ा गया। और अब रही बात धीरेन्द्र कुमार जी, आप हमारे साथ थे सत्ता में, फिर 14 में चले गए आप मोदी जी के साथ में, वो अभी नहीं है हवामान शास्त्री, अभी नहीं है, बोलना नहीं चाहिए, तो मैं उनके बारे में कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन एक बात, कांग्रेस में भ्रष्टाचार के आरोप भी हुए तो नैतिकता के आधार पर लोगों को इस्तीफा देना पड़ता था। कांग्रेस के वक्त लोगों को कानून के सामने भी हमने खड़े किया और जो आपने आरोप किया, तो मैं एक 2G की केस आपने काफी आरोप किए थे। अभी लोकपाल हमारे साथ तो अन्ना हजारे सोए हुए हैं, उनको जगाने की कोशिश कर रहे हो, सोए वो जग नहीं रहे। तो कोर्ट जज ने क्या कहा, उसमें लोगों को जेल में रहना पड़ा। तो जज ने कहा मैं 7 साल 11 से 7 बजे तक बैठा रहा, सबूत का इतना चिट्ठा भी नहीं लाया, सब एक्विट हो गए।
और आज भी मोदी जी उसको लेकर आरोप करते हैं। एक देश के प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेने के बाद, कोर्ट में निर्णय आने के बाद भी इस देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और झूठे आरोप करते हैं। 27 तारीख को अजित पवार पे आरोप करते हैं, 2 जुलाई को उनको शामिल कर लेते हैं। प्रधानमंत्री के बारे अभी जो अधिवेशन चल रहा था 8 तारीख को उन पे आरोप किया अशोक चौहान पे और 10 तारीख को डिबेट में इस तरीके की इजाजत किसी को नहीं देती। प्रधानमंत्री ने ना तो संविधान की इज्जत की है, इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल इस मंच पर आप कृपया ना करें, और खासतौर पर जब मैं डिबेट होस्ट कर रही हूँ। आपको अपनी चुनावी रैली में जो बोलना है प्रधानमंत्री जी के लिए बोले, शोभना जी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री झूठ नहीं, लेकिन नहीं इस तरह की भाषा नहीं। हम लोग बहुत मेरा अधिकार समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं हम, और पढ़ी लिखी भाषा में ही बात आप गलत कह सकते हैं उन्हें, आप उनके दावों को गलत कह सकते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा मुझे लगती है ये ठीक नहीं है। एक पद की हमें सबको मर्यादा रखनी चाहिए। अपनी बात पूरी कीजिए। शोभना जी, एक उदाहरण देता हूं मैं जी, एक उदाहरण देता हूं, प्लीज 10 सेकंड दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश आजाद होने के बाद जब इंटरिम इसके प्रधानमंत्री थे और जब कैंप लगे थे, अनाज बांट रहा था, एक बूढ़ी औरत ने 85-90 साल की बूढ़ी औरत ने जाके पंडित जी का गिरेबान पकड़ लिया और उसने कहा कि आप हम देश आजाद हो गया, हमको क्या मिला? बिल्कुल जस्ट आजाद हुआ था देश। उसने कहा मेरी माँ, अम्मा, तेरे को देश के प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ने का अधिकार मिला है, ये लोकतंत्र है और यही अधिकार तुझे अच्छी जिंदगी देगा। ये प्रधानमंत्री नेहरू जी का जवाब था। और आज देश के प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेते हैं, झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने पे मुझे नहीं लगता है अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। हाँ। ये सच मैं इसीलिए कह रही हूं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आप ना करें। हम मर्यादित भाषा में रहकर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, विरोध जता सकते हैं, वो एक अच्छा तरीका है। ठीक है, अपनी बात रख लीजिए धीरेन्द्र जी, फिर मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। राजीव गांधी फाउंडेशन बना करके कांग्रेस पार्टी ने एफसीआरए का उल्लंघन किया है कि नहीं किया है? अतुल जी ये बता दें। पुराना इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, बाहर के देशों से पैसा लाकर उसमें गड़बड़ी किया है, कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया। तो आपके ट्रैक रिकॉर्ड ऐसे रहे, अगर आपके कानूनी रूप से सही है अगर खाते, तो खाते हटा दिए जाएंगे, लेकिन उस पर आपको इस तरह का विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए, देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। मुझे बस इतना ही कहना है, चूंकि राजीव गांधी फाउंडेशन एक बड़ा घोटाले का इनका केंद्र रहा है और ये आरोप सिद्ध भी हुआ है, उस पर कार्रवाइयां भी हुई है। उसी तरह का ये कांग्रेस पार्टी के खाता जो सील हुआ है उसमें भी आपके सांसद कभी सिद्ध नहीं हुए। बीच में मत चलिए, मैंने बोला क्या? चलिए ठीक है। देखिए, अब चुनावी साल शुरू हो चुका है, तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज की इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। जी न्यूज।